अगली सुबह नंदिनी, रेखा और यश फैमिली कोर्ट जाने के लिए रेडी हो चुके थे। राजा साहब अभी भी सो रहे हैं, अभी जाकर उठाती हूं। रेखा गुस्से में शिवाय के रूम में गई, लेकिन शिवाय का कोई अता पता नहीं था। रेखा ये देखकर चौंकी, न जाने शिवाय अभी कहां था। इधर नंदिनी और रेखा ने पूरा घर छान मारा था। कहां गया ये निकम्मा? रेखा गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कोई बात नहीं मॉम, वो आ जाएगा, चलो हम चलते हैं। नंदिनी को जैसे शिवाय की फिक्र ही नहीं थी। वो जिए या मरे उससे कोई मतलब नहीं था। मगर पिछले 3 सालों में यह पहली बार हुआ था जब शिवाय पूरी रात घर से बाहर रहा हो। यह बात रेखा को खटकी। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाला वो ऐसे गायब कैसे हो सकता है? तलाक का प्रॉमिस करके कहीं भाग तो नहीं गया ये आदमी? अच्छा हुआ ना मॉम, निकम्मा तो था ही, अब भगौड़ा भी बन गया। जान छूटी। अब आप कोर्ट चलो वरना देर हो जाएगी। नंदिनी ये बोलते हुए यश की गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई और तीनों कोर्ट चले गए। उधर सरस्वती नदी के घाट पर शिवाय ने प्रातः स्नान करके महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना की। उस जगह का माहौल अद्भुत था। ढोल और नगाड़े की आवाज से वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी। वहीं भक्तों के बीच शिवाय हाथ में आरती का थाल लिए मंत्रों का जाप करके महाकाल की पूजा कर रहा था और उसने अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए प्रार्थना की। महाकाल, ताकत दो मुझे सबसे लड़ने की। फिर पूजा खत्म करके उसने साष्टांग नमन किया। फिर वहीं अपने रोज के कपड़े पहने और अपनी स्कूटर लिए वहां से निकल गया। आज उसके चेहरे पर तेज था, शायद अब वो दुनिया को कुछ साबित करने वाला था। तो वहीं बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार कर रहे थे। तभी नंदिनी अपने वकील से बात करने चली गई। फिर रेखा ने पास खड़े यश से अपने मन की बात पूछ ही ली। खुश रख पाओगे मेरी बेटी को? खुद से भी ज्यादा। वैसे भी मेरी कंपनी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील इंडस ग्रुप के साथ करने जा रही है। फिक्र मत करिए, एक बार ये डील हो गई तो आपकी बेटी लाखों करोड़ों में खेलेगी। यश ने कॉलर चढ़ाते हुए कहा। यश की यह बात सुनकर रेखा की आंखें चमक उठी। बेटा, मन तो मेरा भी खेलकूद करने का बहुत करता है, लेकिन इस ढलती उम्र में मैं करोड़ों का बोझ नहीं उठा पाऊंगी। मैं लाखों से ही अपने मन को समझा लूंगी। क्यों नहीं? इधर आपकी बेटी मेरी हुई और उधर सब कुछ आपका हुआ। इतना सुनकर रेखा को तसल्ली हुई। अब उसे अपने फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा और सीधा नंदिनी के पास गया। लेकिन इस वक्त उसके मन में एक ही उलझन थी। मैंने जिसे मौत के मुंह से खींचकर निकाला था, वो नंदिनी ही थी या फिर कोई और? शिवाय ने गंभीर लहजे में नंदिनी की आंखों में सीधा देखते हुए कहा। आज आखिरी बार पूछ रहा हूं नंदिनी, 12 साल पहले उस रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? अब नंदिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, 12 साल, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब अपनी वही पुरानी बकवास से मुझे इरिटेट करना बंद करो और अंदर चलकर चुपचाप डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो। नंदिनी ने शिवाय को ऑर्डर दिया। अंदर पहुंचकर नंदिनी ने पेपर्स पर इतनी जल्दी साइन किए मानो उसे इसी दिन का बरसों से इंतजार रहा हो। नंदिनी, इस फटीचर से डिवोर्स लेकर तुमने बहुत अच्छा किया, यश ने कहा। चलो अब इस मनहूस से पीछा छूटा, रेखा ने मुंह बनाते हुए कहा। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले, अब तेरा क्या होगा? यश ने हंसते हुए कहा। लेकिन शिवाय उसकी बात से चिढ़ा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किए वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए। वो अब शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे। शिवाय कोर्ट के बाहर निकला। वो सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि तभी कोर्ट के बाहर 20 सुपर लग्जरी कार्स आकर खड़ी हो गई। एक साथ सभी कार्स के दरवाजे खुले और देखते ही देखते बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज वहां जमा हो गई। इस बीच एक ब्लैक कार का दरवाजा खुला, जिसमें से 70 साल के एक बुजुर्ग सिर में शाही पगड़ी बांधे बाहर निकले। शिवाय को सामने देख वो खुशी से फूले नहीं समाये और दौड़कर शिवाय को गले से लगा लिया। राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
एक राजा के बिना महल अधूरा है। मेरे बूढ़े कंधे अब जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा पाएंगे। शिवाय राजगुरु को देख खुश हुआ। शिवाय ने उनके पैर छुए। राजगुरु ने शिवाय को कार में बैठाया और महल की ओर निकल पड़े। काफिले के आगे बढ़ते ही एक कार जो पहले से ही कोर्ट में मौजूद थी, काफिले का पीछा करने लगी। शिवाय मन में एक पहेली लिए अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट रहा था। उसका काफिला इंदौर शहर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका था। तभी फोन बजा। कॉल इंडस ग्रुप के दिनेश सिंह का था। जैसे जैसे फोन पर बात आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे शिवाय के चेहरे के भाव भी बदलने लगे। मुझे इंडस टावर ले चलो, जल्दी। फोन काट के शिवाय ने ड्राइवर से कहा। यह सुन के राजगुरु भी परेशान हुए। क्या हुआ? तुम तो हमारे साथ ग्वालियर चल रहे थे। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, आप जाओ, यह काम खत्म करके मैं आ जाऊंगा। राजगुरु यह सुनकर खुश नहीं थे, लेकिन अब शिवाय ने बोल दिया तो बोल दिया। फिर काफिला इंडस ग्रुप की बिल्डिंग के सामने रुका। शिवाय भागा भागा अंदर गया। वहीं पिछली शाम शहर के बीचों बीच एक सीक्रेट क्लब के बेसमेंट में, जहां सभी तरह के इलीगल काम होते थे, एक शानदार मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अरबपति, करोड़पति, हत्यारे, शार्प शूटर्स और अंडरवर्ल्ड में नए भर्ती हुए लोग कमरे में भरे हुए थे। आज से चाहे वो ईस्ट सिटी का पार्ट हो या वेस्ट स्ट्रीट का या सर्राफा मार्केट हो, सभी को एक नाम याद रखना होगा, और वो है मेजर शिवा। अब जब मेजर वापस आ रहे हैं तो हमें सभी मतभेदों को त्याग कर उनका स्वागत करना होगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया था। यह ऐलान एक अधेड़ उम्र के इंसान ने किया, जो उन सभी का सुप्रीम था। एक बड़े रूम के बीचों बीच बड़ी सी कॉन्फ्रेंस टेबल रखी हुई थी। वहीं कमरे के आखिर में एक बार था, जिस पर सफेद मूंछों में एक आदमी बैठा था। सभी नए किलर्स कॉन्फ्रेंस टेबल को घेरे हुए थे और इन सभी लोगों के शरीर पर टैटू और घावों के निशान थे। मीटिंग जोरों शोरों पर थी। टेबल को बजा के सभी ने इस बात का समर्थन किया। पीछे खड़े दो नए किलर्स, डागा और तेजा, थोड़े कंफ्यूज थे। ये कौन है जिसके बारे में बातें हो रही है? तू जानता है क्या? डागा ने पूछा। तो तेजा ने कहा, ना, बिल्कुल नहीं। दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये मेजर कौन था। वो देख, बार पर हेडशॉट बैठा है, उससे पूछते। क्योंकि हेडशॉट इस बिजनेस में पुराना सूरमा था, इसीलिए उन्होंने हेडशॉट को पूछना सही समझा। हेडशॉट अपनी सफेद मूंछों को हमेशा ताव देता रहता था। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। बस एक ही कमी थी, उसका कद छोटा था, मगर बातें बड़ी बड़ी करता था। और हो भी क्यों ना, जैसलमेर की मिट्टी पर जो जन्मा था, लेकिन दिल से था इंदौरी। जब डागा और तेजा उसके पास आए तो वो उन्हें घूरने लगा। हेडशॉट, तुम हमसे ज्यादा समय से यहां हो, क्या तुम जानते हो कि ये मेजर कौन है? तेजा ने उत्सुकता से पूछा। हेडशॉट ने इधर उधर देखा, हंसा और धीरे से बोला, मां कसम, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, पर इधर के हालात वाकई बदतर हैं। तुम लोग मेजर शिवा को नहीं जानते और मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो? ना 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 ना, मां कसम मैं बता रही हूं, अगर ये मीटिंग नहीं चल रही होती तो तुम दोनों को जिंदा गाड़ देता। अब ये बताओ, क्या तुम लोग जानते हो कि 5 साल पहले क्या हुआ था? ये सुनकर डागा और तेजा दंग रह गए। यही तो हम जानना चाहते हैं। हेडशॉट ने उन दोनों की ओर देखा। मुझे याद है 5 साल पहले अंडरवर्ल्ड में एक सन की घोस्ट घुसा था। वो दिल का बहुत बुरा आदमी था। वो किसी को भी मार देता था, काट देता था और तो और जला भी देता था। मुझे याद है उसका एक ही सपना था, पूरे इंडिया के अंडरवर्ल्ड पे राज करना। लेकिन वो कहते हैं ना, हर कहानी में विलन को मारने के लिए हीरो का आना तो जरूरी ही होता है, और अपनी कहानी का हीरो है मेजर शिवा। यह सुनकर डागा और तेजा शॉक्ड हो गए थे। जब मेजर आए तो उन्होंने उस घोस्ट की हालत पतली कर दी। रातों रात उन्होंने उसकी बनाई अंडरवर्ल्ड की दुनिया को तबाह किया था। मुझे आज भी याद है उनके गले की वो रुद्राक्ष माला। जैसे जैसे हेडशॉट कहानी बताया जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। फिर क्या हुआ?
तेजा ने उत्सुकता से पूछा। हेडशॉट ने बोलना जारी रखा। उन्होंने सभी को तितर बितर कर दिया था। मां कसम सच बता रही हूं, अपनी इन आंखों से उन्हें 735 प्रोफेशनल किलर्स को मारते देखा था, अकेले, बिना किसी हथियार के, अपने हाथों से। कहानी सुनाते सुनाते हेडशॉट के भाव बदलने लगे। घोस्ट की संगत में मैंने भी कई मासूमों की जान ली थी। बस फिर क्या था, मेजर ने मुझे इतना मारा और साथ ही निशान के तौर पे चेहरे पे यह कट दे दिया। बस उस दिन से मैं उनका भक्त हो गया। महाकाल का रूप है वो। उन्होंने हम जैसे बुरे लोगों के साथ भी इतना अच्छा किया। ये निशान आज भी मुझे उनकी याद दिलाता है। यह सुन के डागा और तेजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। चल झूठा, तुम कुछ भी कहोगे और हम उस पर यकीन कर लेंगे, डागा ने कहा। हेडशॉट ने बस उन दोनों की तरफ सिर उठाकर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। क्या तुमने देखा उन्हें कभी? तेजा ने पूछा। हेडशॉट ने अपनी बची हुई ड्रिंक खत्म की। बेटा, शेर की दहाड़ी काफी है उसका परिचय देने के लिए। चेहरा देखा नहीं तो क्या, महसूस तो किया है। उस अंधेरी काली रात में एक अकेला शेर सभी गीदड़ों पर भारी पड़ा था। तभी हेडशॉट का फोन बजा। उसने नाम देखते ही कॉल उठा लिया। जी हुजूर, फरमाइए, क्या सेवा कर सकता हूं? लेकिन जैसे ही फोन की दूसरी ओर की आवाज सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैं देव बोल रहा हूं, दिनेश का भतीजा। यह सुन के उसने धीमी आवाज में कहा। मां कसम छोटे मालिक, आपकी आवाज डिट्टो मालिक जैसी है। बताओ क्या काम था? फिर फोन से आवाज आई। एक आदमी का एनकाउंटर करवाना था। हेडशॉट ने देव की बात सुन के कहा। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपका अभी कोई काम नहीं ले सकता। देव ये सुन के निराश हुआ। वो किसी भी कीमत पर यह काम करवाना चाहता था। 5 लाख में भी नहीं करोगे? हेडशॉट मुस्कुराया। मां कसम, बात पैसों की नहीं है। अभी समय ठीक नहीं है। कुछ रूल्स है जो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन देव अपनी बात पर अड़ा हुआ था। 10 लाख भी नहीं? यह सुन के हेडशॉट के मन में भी लालच आ गया। आप समझने की कोशिश करिए। देव ने और पैसे बढ़ाए। 20 भी नहीं? लेकिन अब हेडशॉट की आवाज बदल गई थी। मां कसम, 20 में तो खुद को गोली मार लूं। जरा पता बताओ उसका और फोटो भी भेज दो। देव ने भी खुशी खुशी सब बताया। शिवाई नाम है, बजाज फैमिली का दामाद है। मैं फोटो भेजता हूं। यह कहकर देव ने फोन काट दिया। वहीं अभी इंडस टावर के मीटिंग रूम में शिवाई के अंदर का ज्वालामुखी फटने को तैयार था। उसने ग्लास उठाया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें और तेज हो गई। उसकी पकड़ ग्लास पर कस गई। उंगलियों की जकड़ से जैसे कांच भी सहम गया हो। ग्लास सीधे मीटिंग रूम की बड़ी टीवी स्क्रीन से टकराया। कांच की दरारें एक पल में पूरी स्क्रीन पर फैल गई। टीवी का पूरा फ्रेम जोर से हिला और स्क्रीन चकनाचूर होकर हजारों टुकड़ों में बिखर गई। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया और अगले ही पल शिवाई ने गुस्से में पूछा। बेच दिया? वो भी एक नाइट क्लब में? एड्रेस बताओ। शहर से बाहर थंडर नाइट क्लब के अंधेरे कमरे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बचाओ! बचाओ! मुझे इस राक्षस से बचाओ! उस आवाज में दर्द झलक रहा था। क्या सच में वो लड़की वही थी जिससे शिवाई ने 12 साल पहले वादा किया था? किसने बेचा था उसे और क्यों? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।